हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अक्टूबर के आसपास कंपनी के आईपीओ आया था और तब से लेके अगर हम अभी तक देखें तो कंपनी के स्टॉक में अराउंड 40% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी का ऑल टाइम हाई देखें जो कि 720 रुपीज़ के आसपास है, अगर हम उस प्राइस से कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास हमें स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो ये स्टॉक में हायर लेवल पे फंस गए हैं और उनका एक क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में क्या हमें ये स्टॉक में लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर हम ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके चलें। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कंपनी के बिजनेस रिलेटेड शेयर करूंगा, जैसे कि कंपनी के क्या बिजनेस सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में उस बिजनेस सेगमेंट में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। उसी के साथ साथ कंपनी ने आने वाले टाइम में 1-2 साल में क्या प्रॉफिटेबिलिटी की गाइडेंस दी है, साथ ही साथ क्या करंट वैल्यूएशंस देखने को मिल रही है, और लास्ट में हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे आपको किस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप मनी टॉक्स इंडिया में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसी के साथ साथ चैनल के ऊपर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के Q2 FY22 के रिजल्ट्स डिटेल में अपलोड हो चुके हैं। इस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी 3 टाइप के स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। फर्स्ट है HMDS केमिकल, सेकंड है CMIC केमिकल और थर्ड है ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स। अब हम इन तीनों सेगमेंट को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम HMDS केमिकल की बात करें तो इसका यूज़ हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो केमिकल है वो एंटीबायोटिक ड्रग्स में यूज़ किया जाता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को क्योर करता है। उसी के साथ साथ ये केमिकल सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है और उसी के साथ साथ रबर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम कंपनी की बात करें तो इंडिया में HMDS केमिकल सिर्फ ये कंपनी ही मैन्युफैक्चर करती है और वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो ये 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है HMDS केमिकल के। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ हमें और भी इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि HMDS की जो कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 4200 यूनिट्स की देखने को मिल रही है। उसमें से कंपनी 3000 यूनिट्स के आसपास प्रोडक्शन करती है, जिसमें कुछ आउटसोर्सिंग की जो कैपेसिटी है वो भी देखने को मिल रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं अभी फुल यूटिलाइजेशन पे HMDS का प्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने रिसेंटली कुछ हाई प्योरिटी HMDS को भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया है। साथ ही साथ अगर हम HMDS का बिजनेस परफॉर्मेंस देखें पिछले 4 साल का तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 में अराउंड टोटल 65 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि टोटल रेवेन्यू में अराउंड 41% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें से एक्सपोर्ट का 11 करोड़ का रेवेन्यू है और डोमेस्टिक का 54 करोड़ का। और फास्ट फॉरवर्ड टू अगर हम 2021 में जाते हैं तो टोटल रेवेन्यू में अराउंड 50% का कंट्रीब्यूशन हो गया है HMDS केमिकल का, जिसमें से अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो अराउंड 102 करोड़ का डोमेस्टिक से रेवेन्यू जनरेट होता है और एक्सपोर्ट से अराउंड 19 करोड़ के आसपास। क्लियरली हम बोल सकते हैं पिछले 4 साल में डोमेस्टिक सेल्स जो है HMDS केमिकल की बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट केमिकल जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो है CMIC केमिकल, यानी कि क्लोरोमिथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोनेट। इस केमिकल का यूज़ भी हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखने को मिलता है और इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेनोफिविर जो मेडिसिन है उसमें एंटीवायरल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के फॉर्म में ये यूज़ किया जाता है और ये जो टेनोफिविर मेडिसिन है एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी को क्योर करती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम और भी चीज़ें देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इस केमिकल की और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। उसी के साथ साथ अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी के रिलेटेड कुछ चीज़ें देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1800 मिलियन टन्स की कैपेसिटी देखने को मिल रही है, जिसमें से प्रोडक्शन अराउंड 1796 मिलियन टन्स का है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी पे कंपनी यूटिलाइज़ कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बिज़नेस परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2018 में डोमेस्टिक सेल्स अराउंड 14 करोड़ की थी और एक्सपोर्ट से अराउंड 18 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिल रही थी और रेवेन्यू में अराउंड 21% के आसपास कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा था। फास्ट फॉरवर्ड टू अगर हम 2021 देखें तो डोमेस्टिक से सेल्स अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है अराउंड 44 करोड़ के आसपास और जो एक्सपोर्ट सेल्स है वो भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है अराउंड 40 करोड़ के आसपास और टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो 35% के आसपास देखने को मिल रहा है। हम बोल सकते हैं कि CMIC केमिकल में भी कंपनी का पिछले 4 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है।
उसके बाद अगर हम लास्ट केमिकल सेगमेंट देखें तो वो है इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स का, जिसमें कंपनी कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमाइड जैसे केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। और इसका अगर हम यूजेज देखें तो ऑयल वेल इंडस्ट्री में हमें इसका यूज़ देखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलबोर क्लीनिंग में इस केमिकल का यूज़ होता है, और उसी के साथ साथ जब कोई कंपनी ड्रिलिंग का प्रोसेस करती है तो उसमें प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी इस केमिकल को यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ आप चाहो तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ सकते हो। साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिंक ब्रोमाइड की ओनली मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, और उसी के साथ साथ कैल्शियम ब्रोमाइड की कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। अब हम कैपेसिटी के रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल ब्रोमाइड्स की जो कैपेसिटी है कंपनी की 15,000 मिलियन टन्स की देखने को मिल रही है, और उसमें से अगर हम प्रोडक्शन देखें तो सिर्फ 2,000 टन्स का देखने को मिल रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं 13% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइज में देखने को मिल रही है FY21 में। नेक्स्ट एक बार कंपनी का इस सेगमेंट में कैसा बिजनेस परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देखें तो 2018 में अराउंड 36% के आसपास देखने को मिल रहा था, और एक्सपोर्ट से 46 करोड़ की सेल्स जनरेट होती थी और डोमेस्टिक से अराउंड 11 करोड़ के आसपास। फास्ट फॉरवर्ड टू 2021 अगर हम देखें तो ये जो टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज़ होकर 13% हो गया है, और एक्सपोर्ट सेल्स 46 करोड़ से डिक्रीज़ होकर 10 करोड़ हो गई है। उसी के साथ साथ अगर हम डोमेस्टिक सेल्स देखें तो 11 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 21 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देखें तो आप 2019 और 2020 से अगर हम कंपेयर करें तो कंपनी की जो सेल्स है इस सेगमेंट से बहुत ज़्यादा हमें डिक्रीज़ होती हुई दिख रही है। 107 करोड़ से डिक्रीज़ होकर 31 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये सेगमेंट में कंपनी का बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, आप खुद क्लियरली देख सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कंपनी का बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, और उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट पे देखने को मिलता है। सो यहाँ पे अगर हम केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो HMDS और CMIC जो केमिकल है वहाँ पे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस पे भी उसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ मैंने इस कंपनी के कॉन कॉल्स भी पढ़े थे, तो उसमें भी कंपनी ने ये सेगमेंट में क्यों इतनी ज़्यादा सेल्स में गिरावट हो रही है उसके रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर नहीं किया है। सो इस रीज़न की वजह से यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा रिस्क देखने को मिल रहा है। सो आगे जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। उसी के साथ साथ अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब एक बार हम कंपनी का पिछले 4-5 साल का फिनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें तो पिछले 4 साल में 15.6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 303 करोड़ का रेवेन्यू FY19 में देखने को मिल रहा था, जो कि डिक्रीज़ होकर FY21 में 243 करोड़ का हो गया है। उसी के साथ साथ अगर हम EBITDA देखें कंपनी का तो 21.6% के CAGR से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम नंबर्स टर्म में देखें तो FY18 में 45 करोड़ का EBITDA देखने को मिल रहा था, जो कि इंक्रीज़ होकर FY21 में 81.1 करोड़ हो गया है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो पिछले 4 साल में 28.8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर देखें तो FY18 में 26 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि FY21 में इंक्रीज़ होकर 56 करोड़ का हो गया है। यानी कि हम बोल सकते हैं पिछले 4 साल में ऑलमोस्ट कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डबल हो गया है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 3 साल में कंपनी की जो सेल्स है वो तो अच्छी खासी डिक्रीज़ हुई है, और उसी के साथ साथ जो ऑयल वेल केमिकल का बिजनेस है वहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। बट उसके बावजूद भी अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी का EBITDA और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंटिन्यूसली डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले 4 साल में। सो ऐसे क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से बॉटम लाइन में कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर हम पहला रीज़न देखें तो कंपनी का HMDS और CMIC का जो बिज़नेस है वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और वहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स भी अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं। सो इस रीज़न की वजह से ओवरऑल कंपनी का EBITDA और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे आपको जो मेन चीज़ समझानी है वो ये है कि कंपनी के मैनेजमेंट से कॉन कॉल्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि आने वाले टाइम में आप टोटल रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने उसका आंसर दिया कि हम जो सेल्स है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और हमारा पूरा फोकस बॉटम लाइन पे देखने को मिलता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 4 साल में हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा। अब यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर कोई कंपनी का मैनेजमेंट ये बोलता है
कि हम सेल्स की जगह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे फोकस कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी सेल्स इंक्रीज़ नहीं होगी तो आपका जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगा, और उसी के साथ साथ अगर आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा तो आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं होगा, यानी कि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो ये पूरा एक साइकिल होता है। सो यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो आंसर दिया उससे मुझे एक बहुत बड़ा रिस्क वाला फैक्टर दिखता है कि भाई आने वाले टाइम में कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होगा कि नहीं होगा। और उसी के साथ साथ मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि कंपनी का जो ऑयल वेल केमिकल का बिज़नेस है वहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा गिरावट हो रही है, उसके पीछे भी कंपनी ने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे एक ये दो बड़े रिस्क देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और डिस्कस करनी है। जैसा कि मैनेजमेंट ने कहा था कॉन कॉल्स में कि वो बॉटम लाइन पे फोकस करते हैं, सो उसके रिलेटेड उनसे पूछा गया था कि वो बॉटम लाइन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसका उन्होंने आंसर दिया था कि FY23 तक वो ये टारगेट रखते हैं कि 100 करोड़ का वो नेट प्रॉफिट अचीव करेंगे। और अभी चल रहा है FY22 और अभी तक का अगर हम कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो अराउंड 28 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट अचीव किया है। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि अगर ये साल भी कंपनी के जो 6 मंथ्स और रिमेनिंग है उसमें 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव करती है तो 56 करोड़ का FY22 में रेवेन्यू अचीव होगा, और FY23 में वो इंक्रीज़ होकर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 100 करोड़ का। सो क्लियरली हमें ये देखना है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी ये नेट प्रॉफिट अचीव करती है या फिर नहीं करती है। अब यहाँ पे हम कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.01% के आसपास देखने को मिल रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो देखें तो आप देख सकते हो 3.7 का देखने को मिल रहा है। सो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो होता क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कंपनी की 1 रुपये की असेट यूज़ करते हो तो उसके सामने आप कितने रुपए की सेल्स जनरेट कर रहे हो। सो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कंपनी 1 रुपये की असेट यूज़ करके 3.7 रुपीज़ की सेल्स जनरेट कर रही है। और यहाँ पे अगर हम पिछले 3 साल में परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो कि 7.7 से फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो डिक्रीज़ होकर 3.7 हो गया है। और उसका अगर हम क्लियरली रीज़न देखें तो कंपनी की जो ऑयल वेल केमिकल का सेगमेंट है उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो डिक्रीज़ हो रहा है। और उसी के साथ साथ उसका इम्पैक्ट हमें ROCE में भी देखने को मिल रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी में भी देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं आने वाले टाइम में इस कंपनी के बिज़नेस के रिलेटेड क्या हमें ग्रोथ ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी का बिज़नेस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। सबसे पहले अगर हम HMDS केमिकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में जो प्रोडक्शन होता है अराउंड 25,390 मिलियन टन्स का होता है, और उसके सामने अगर हम केमकॉन का प्रोडक्शन देखें तो अराउंड 3,000 मिलियन टन्स के आसपास देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं एक्सपोर्ट मार्केट का जो बिज़नेस है वहाँ पर कंपनी के पास अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। उसी के साथ साथ अगर हम इंडिया में देखें तो HMDS केमिकल का जो इंपोर्ट होता है अराउंड 1622 मिलियन टन्स का होता है। सो अगर कंपनी बहुत अच्छे से बिज़नेस करती है तो ये जो 1622 मिलियन टन्स का मार्केट शेयर है वो कंपनी अच्छे से कैप्चर कर सकती है। उसके बाद अगर हम CMIC केमिकल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोबली अराउंड 4000 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन होता है, उसमें से केमकॉन अराउंड 1800 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन करती है। सो क्लियरली अगर हम ओवरऑल देखें तो अभी भी कंपनी के पास ग्लोबली भी अच्छा खासा मार्केट शेयर ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी है। और उसी के साथ साथ अगर हम इंडिया के बिज़नेस की बात करें तो इंडिया में भी अराउंड 1600 मिलियन टन्स का कंपनी अभी भी मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर कंपनी डोमेस्टिक सेल्स इंक्रीज़ करती है और ये वाला जो मार्केट शेयर उसको कैप्चर करती है तो बहुत ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कंपनी ग्लोबली एक्सपोर्ट करती है तो वहाँ पे बेनिफिट डेफिनेटली होता है, बट उनको चाइना के सामने कंपटीशन फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से उनके मार्जिन्स डिक्रीज़ होते हैं। लेकिन अगर वही जगह पे कंपनी इंडिया में सेल्स करती है डोमेस्टिक सेल्स तो यहाँ पे इनके मार्जिन्स अच्छे खासे इंक्रीज़ होते हैं। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंपनी के पास अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। और कॉन कॉल्स में भी मैनेजमेंट ने कहा था कि उनका फोकस डोमेस्टिक सेल्स पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम ऑयल वेल बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोबल प्रोडक्शन अराउंड 2,46,000 मिलियन टन्स का है और केमकॉन अराउंड 1% के आसपास प्रोडक्शन करती है। सो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि केमकॉन का जो ऑयल वेल का बिज़नेस है वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है।
अब एक बार हम कंपनी की वैल्यूएशंस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का पी रेशियो देखें तो अराउंड 22 के आसपास है और इंडस्ट्री का अराउंड 26 का। सो इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कंपनी की जो वैल्यूएशन है थोड़ी सी हमें चीप देखने को मिल रही है। बट जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी पी रेशियो देख के आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि कोई कंपनी का पी रेशियो अगर कम है तो जाके उसको खरीद लो और कोई कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो उसको मत खरीदो। हमेशा हमें ये देखना है कि क्यों किसी कंपनी का पी रेशियो इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है या फिर क्यों इतना सस्ता है। यहाँ पे अगर हम केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपके साथ कुछ कंपनी के रिस्क डिस्कस किए, तो मुझे ऐसा लगता है उन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे इन्वेस्टर्स के जो सेंटीमेंट्स है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के जो डेटा डेज है अराउंड 142 डेज़ देखने को मिल रहा है। अगर हम दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ वर्किंग कैपिटल की साइकिल देखें हम तो वो भी अराउंड 181 डेज़ की है, जो कि दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मुझे आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करनी है। जैसा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा था कि वो फाइनेंशियल ईयर 23 तक अराउंड 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव करेंगे। उसके हिसाब से अगर हम कंपनी का फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन निकालते हैं तो अराउंड कंपनी का जो फॉरवर्ड पी है वो 12 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अभी की सिचुएशन में कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी चीप देखने को मिल रही है और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है काफ़ी फेवर में देखने को मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस कम है तो आप कल जाके तुरंत बाय कर लो, बट यहाँ पे डेफिनेटली आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। नेक्स्ट एक बार कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.47% और पिछले क्वार्टर्स में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। उसी के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सितंबर 2020 में 3.21% थी, जो कि डिक्रीज़ होकर 0.09 हो गई है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है। उसी के साथ साथ DII का इन्वेस्टमेंट 8.03% से डिक्रीज़ होकर 1.03% है और पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग अराउंड 14.29% से इंक्रीज़ होकर 24.41% हो गई है। अब फाइनली सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। कंपनी के बिजनेस में क्या रिस्क देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, उसी के साथ साथ क्या करंट वैल्यूएशंस है और साथ ही साथ आने वाले 2 साल में क्या हमें फॉरवर्ड पी देखने को मिलेगा वो भी हमने डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें अगर हम जोड़ जाड़ के देखें तो एक चीज़ डेफिनेटली बोल सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है और वैल्यूएशंस के हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अगर आप इस कंपनी में हायर लेवल पे आप फंसे हुए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कंपनी को लॉस में तो बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। कंपनी इतनी भी ख़राब नहीं है कि अगर आपने 500, 600 या 400 पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आप इसमें लॉस में बेच के एग्जिट कर लो, क्योंकि मैंने आपके साथ ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि कई सारे यूज़र्स को ये क्वेश्चन है कि भाई हमें इस स्टॉक को एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो आपकी कैपेसिटी है स्टॉक में अराउंड 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने की थी और आपने हायर लेवल पे पूरा का पूरा 25,000 इन्वेस्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको जितना इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना था आप उतना कर चुके हो और मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक अभी 354 का है तो कल उठ के ये हो सकता है 250 तक भी जा सकता है, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। इससे बेटर आपको ये करना चाहिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में आपने इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप अच्छा खासा रिस्क ले सकते हो, आपकी कैपेसिटी रिस्क लेने की है, तो आप डेफिनेटली इसको एवरेज कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको बाय एंड डिप्स की टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि यहाँ से और कितना करेक्शन आ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है और ये स्टॉक में भी आपको करेक्शन देखने को मिले। अगर आप एक साथ हायर लेवल पर सारा इन्वेस्ट करके फंस जाओगे तो आपको एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और उसी के साथ साथ आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही साथ ये चीज़ ध्यान रख के चलने है कि ये स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक है तो यहाँ पे 25, 30, 40% की गिरावट आराम से आ जाती है। बिल्कुल भी आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना है कि भाई स्टॉक भाग जाएगा, एक साथ सारा इन्वेस्टमेंट कर दो। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, जैसे जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता जाता है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ कर सकते हो।
सो ओवरऑल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जितना हो सके आपका रिस्क रिड्यूस करो और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट करो और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके चलो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी के स्टॉक में 30-40% करेक्शन आ गया तो कंपनी ख़राब हो गई। कई बार एक्सटर्नल सिचुएशन से भी शॉर्ट टर्म में ये सारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप कंपनी को अच्छे से स्टडी करोगे तो हो सकता है आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आए। सो हमेशा आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी चाहिए, ताकि आपको कंपनी के बारे में सारी चीज़ें पता हो और आप लॉन्ग टर्म तक स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हो। ब्लाइंडली किसी के कहने पे आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। और साथ ही साथ अगर आप केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स की जो कॉन्फ्रेंस कॉल है उस पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।